केमिस्ट्री चैनल। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। हम 7th यूनिट कर रहे हैं हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने कल फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन उसके कर लिए थे। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इनर्ट गैसेस की, जिसमें हम डिटेल में करेंगे जीनोन कंपाउंड्स। उसके बाद हम यूजेस देखेंगे इनर्ट गैसेस के। लेट्स स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस। वैसे तो इनर्ट नाम है तो रिएक्टिव नहीं होंगी, बहुत कम रिएक्टिव होती हैं ये। कौन कौन सी गैसेस हैं हमारी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन एंड रॉडॉन। ठीक है, ये इनर्ट गैसेस हैं, 18th ग्रुप है। ठीक है, अब क्या है कि जो ये कम रिएक्टिव किस वजह से होती है? ठीक है, बहुत ही मतलब रेयर कंपाउंड्स मिलते हैं इनके। तो रीजन क्या है इसका, लो रिएक्टिव का या अनरिएक्टिव होने का? अनरिएक्टिव नंबर 1 किस, एक तो ये क्या है, फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रही है ना, फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या होती है? NH2NP6 फुली फिल्ड है, इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पहले ही स्टेबल है, तो क्यों ये कंपाउंड्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर, हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, the amount of energy required to remove the outermost electron from an isolated atom। तो वो है आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 हाई, हमने देखा इसमें इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है मतलब हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन रीजंस की वजह से क्या है, ये अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो हीलियम, नियोन और आर्गन, इसके तो कोई भी कंपाउंड मिले नहीं है अभी तक। ठीक है, कोई कंपाउंड नहीं है। क्रिप्टॉन का सिर्फ एक कंपाउंड अभी तक मिला है, क्रिप्टन F2। ठीक है, ये फॉर्म हुआ है। जीनोन के कंपाउंड्स मिले हैं काफी। ठीक है, जीनोन के, और वो भी किसके साथ? सिर्फ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स दैट इज फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इनके साथ ही मिले हैं, विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, राडान RnF2 है, लेकिन ये अभी आइसोलेट नहीं किया गया है। ठीक है, आइसोलेट नहीं हुआ क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, राडान जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका जो ये जो मिलता है रेडियो एक्टिव, जो रेडियो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मिलता है ये कंपाउंड, तो वो क्या है, अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स है कुछ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जीनोन कंपाउंड्स। ठीक है, यही हम करेंगे स्टडी। ठीक है, और कोई कंपाउंड्स है नहीं, तो देखते हैं कौन कौन से जीनोन कंपाउंड बना रहा है। जीनोन के पहले देखो क्यों जीनोन ही ज्यादा कंपाउंड बना रहा है। ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्या लिखेंगे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में? 5p, 5s और 5p। ठीक है, ये होगी 5d अवेलेबल होती है। ये है जीनोन की। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है अलोंग द ग्रुप जब जाते हैं हम तो डिक्रीज हो जाती है, यानी जीनोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, साइज बढ़ने की वजह से वो क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, राडान तो रेडियो एक्टिव है इसलिए हम इसके कंपाउंड्स नहीं स्टडी कर पाते हैं, लेकिन जीनोन जो है वो लास्ट में आ गया, मतलब एक तरह से लार्ज साइज का हो गया,
इसकी वजह से ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वही इनसे इलेक्ट्रॉन लॉस करवा सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। इसलिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड मिलेंगे इसके। क्लियर? तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये, बाकी तो आपको पता है मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे हैं। जिनोन जो कंपाउंड बनाता है उसमें ये शो करता है। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट कर देते हैं यहाँ पर, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला अगर हम एक्साइट कर दे यहाँ पर, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो +4 करेगा। ये कर दिया तो ये क्या करेगा? +6 करेगा। और ये वाला एक्साइट कर दिया यहाँ पर, तो कितने हो गए? +8, यानी कि 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी तो +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब देखो, +3 नहीं कर रहा, +5 नहीं कर रहा, +7 नहीं कर रहा, +3 +5 +7। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम करते हैं तो ये आपको दिख रहे हैं कि इवन नंबर में जो है, क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब अनपेयर्ड करेंगे तो वो भी इवन नंबर में आएंगे। तो इस 3, 5 और 7 का नहीं आता है इस तरह से कोई भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या 5 या 7, 2, 4 और 6 और 8 आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि क्यों जो है +3 और +5 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो रीजन यही है क्योंकि ये ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और जब हम उनको अनपेयर्ड करते हैं तो वो इवन नंबर में आते हैं। तो इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड अवेलेबल होते हैं तो इवन नंबर ऑफ कोवैलेंसी ही वो शो करते हैं। तो +2 +4 +6 और +8 करेंगे। ठीक है, तो +2 के जो है कंपाउंड बना देंगे, जैसे कि जिनोन डाइफ्लोराइड XeF2, जिनोन XeF4, इसमें XeF6। ठीक है, अब देखो XeF8 तो नहीं होता, इसमें अभी ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। देखो, इसमें तो और बना नहीं सकता, 2 ही है, 2 फ्लोरीन है। या Xe इसमें बनाएगा XeO, एक ऑक्सीजन ले आए हम, तो ऑक्सीजन आपको पता है डाइवेलेंट है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो +4 में 2 इसने ले लिए, तो कितने फ्लोरीन के लिए कितने अवेलेबल हुए? 2। ठीक है, तो XeOF2 अपने आप ही आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अगर हम एक ऑक्सीजन लगाते हैं तो कितने फ्लोरीन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, क्योंकि ये डाइवेलेंट होगा, 2 अनपेयर्ड इसको चाहिए और 2 इसको चाहिए, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह ही XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड की फॉर्म में होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन लगा देंगे तो देखो 2 तो इसके हो गए और 4 इसके कर दे, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। या XeO2F2, 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है XeF6, XeOF4, XeO2F2 इस तरह के शो करता है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन के साथ भी XeO3, जो क्या होगा? XeO3 में कितने हो गए? 1 2 करेगा, 6 हो गए ना। तो इस तरह से जिनोन ट्राईऑक्साइड क्या हो गया? ये जिनोन ट्राईऑक्साइड के कंपाउंड शो करेगा। क्लियर? इसके बाद है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होगी? Xe अगर ऑक्सीजन के करें तो कितने चाहिए भाई? एक को चाहिए 2, तो कितने हो गए? 4। ठीक है, XeO4 टाइप का। और फ्लोरीन के साथ हम कर सकते हैं XeOF, अगर हम करें F2 ले लें, 2 इसके हो गए और 3 इसके हो गए। ठीक है, XeO3F2 इस तरह के कंपाउंड ये बनाता है। क्लियर? अब हमने इसमें इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल के इनका स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, देखो ये जो कंपाउंड्स हैं इनके जो फॉर्मूलेज हैं या इनकी हाइब्रिडाइजेशन है, हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, वेस्पर थ्योरी से भी और हम हाइब्रिडाइजेशन मेथड से भी इसका जो है स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि टेबल बना लेते हैं, XeF2 है,
अगर वेस्पर थ्योरी अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व होते हैं, प्लस अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कर देंगे प्लस, प्लस चार्ज ऑन एनायन, और माइनस में क्या करेंगे, अगर कैटायन है तो उसके चार्ज को माइनस कर देंगे, चार्ज ऑन कैटायन। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अब इसमें FeF2 में निकालते हैं 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 और 6 8 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना रहे हैं 2 बॉन्ड बना रहे हैं ना, 2 फ्लोरीन है तो उसके साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं, ये 2 ही बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई 2। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए हमारे। ठीक है, पेयर है भाई नील का, कितने हो गए 10, और ये हो गया 5 आ गया, 5 आ गई। अब इसमें देखो ये 5 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2। ठीक है, 2 बॉन्ड बनाए थे, 2 बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, ये तो आ गया टोटल, ये तो हो, इसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब हमने निकालने हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, तभी तो हमें इसकी शेप पता चलेगी, हाइब्रिडाइजेशन से तो ज्योमेट्री पता चल जाती है। तो बॉन्ड पेयर जो है वो है 2। ठीक है, तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन के टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आए हैं उसमें क्या निकालेंगे 5 - 2 कर देंगे, बॉन्ड पेयर माइनस कर देंगे तो लोन पेयर आ गए 3। तो 3 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर अवेलेबल है। हाइब्रिडाइजेशन 5 का मतलब क्या है, sp3d, 5 हो गए ना, 3 4 5 इस तरह से है ना, वेस्पर थ्योरी क्लियर है ना आपको। तो ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जियोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस तरह से, इस तरह से होती है ना, तो यहाँ पर 0। अब देखो 2 फ्लोरीन है और 3 ऑक्सीजन है। अब कौन सी, ये देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन जिसमें क्या है एंगल 120 डिग्री का होता है। ये एक्सियल पोजीशन होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है इनके और इसके बीच में। ठीक है, तो ये किस तरह से होती है, ऐसे एक जो प्लेन है उसमें 1 2 3 इस तरह से ये 3 है, और एक अबो द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये जो है एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये आपस में इनके बीच में जो डिग्री एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, है ना, ऐसे ही होता है। अब कौन सी पोजीशन पे जाएंगे, देखो एक तो आ गया हमारे पास फ्लोरीन और एक है हमारे पास लोन पेयर। तो आप लोन पेयर रिपल्शन आपको पता है ज्यादा होती है ना, तो रिपेल ज्यादा करेंगे, यानी कि उनको स्पेस जो है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये 120 का एंगल है तो यहाँ पर क्या आएंगे लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे, और एक्सियल पोजीशन पे क्या आ जाएंगे फ्लोरीन। तो इस तरह से ये जो है क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्योंकि जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, तो हम लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं करते, सीधा हम देखते हैं बॉन्ड पेयर के साथ क्या वो बना रहा है। तो लीनियर हो गई इसकी शेप। जियोमेट्री इसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन से हमने निकाली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर, नेक्स्ट इसी तरह सबकी निकाल लेंगे हम, एक और निकाल देते हैं, XeF6 के निकालते हैं या 4 के निकाल देते हैं। चलो Xe4 1/2 हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, टोटल 8 प्लस में 4 कितना हो गया भाई 12, 6 हो गया, सीधा लिखो 6। ठीक है, तो
अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर जो है वो कितने हैं, 4। लोन पेयर कितने आ जाएंगे भाई, 6 - 4 यानी कि 2 लोन पेयर आ जाएंगे। क्लियर, 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। 6 है, 6 के लिए क्या बनेगा भाई, sp3d2, 3 2 5 और 1 6, 3 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। जब ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। सेंटर में क्या आ जाएगा, जीनोन, ठीक है। अब 4 फ्लोरीन है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, कहीं पर भी ले लो, सारी इक्विवेलेंट होती हैं इसमें। और यहाँ पर आपके आगे, सॉरी, लोन पेयर, यहाँ फ्लोरीन आगे 4 तो फ्लोरीन है, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है तो ये एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर, तो ये बन गया। अब इसका ये किस तरह की शेप बनी हुई, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब देखो, इसी को अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से निकालें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये तो वेस्पर थ्योरी के कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। फाइव एस 5p 5d 2, ये होती है जीनोन की ग्राउंड स्टेट, ठीक है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्डिंग बनाना है, तो 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक्साइट कर दिया और एक ये वाला एक्साइट कर दिया, 4 हो गए, इस तरह से एक्साइट करना पड़ेगा। तो ये जो है फ्लोरीन के साथ क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे इस तरह से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 आ गई ना वही ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। फिर आपकी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल आ गई, और उसके बाद शेप करेंगे तो हमारी स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। क्लियर, तो इस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन वाली फैमिली का कोई कंपाउंड लिखते हैं, जैसे कि XeO2F2 है, ठीक है। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 को 4 हो गए, 4 इसके और 2 इसके, 6 चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना पड़ा, 4 तो हमारे पास है, इसको और एक्साइट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से हो गए 6। अब 2 ऑक्सीजन के साथ और 2 फ्लोरीन के साथ तो आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये फ्लोरीन के साथ हो गया, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और 2 क्या आएंगे ऑक्सीजन के साथ, पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है। क्लियर, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भी, sp3, और यहाँ पर d का कितने आएंगे भी, 1, ठीक है, आएगा sp3d। जियोमेट्री क्या होगी भी, ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाएंगे, फिर से यहाँ पर जगह जीनोम, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, और एक क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है, दिख रहा है हमें, एक लोन पेयर भी है, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन पे क्या आएगा, देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन क्या बना रहा है, एक तो डबल बॉन्ड बना रहा है, इस कॉन्सेप्ट से भी ले सकते हैं, डबल बॉन्ड है, अभी स्पेस ज्यादा चाहिए। लोन पेयर तो किस पोजीशन पे आएगा, जिसमें एंगल ज्यादा होगा, यानी कि इन पोजीशन में से ही किसी पोजीशन पे लोन पेयर आएगा, इसलिए हो गया। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, फ्लोरीन यहाँ पे भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ आ सकते हैं, तो क्या देखते हैं हम कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आता है, यानी फ्लोरीन यहाँ आएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, इस तरह से। क्यों आता है ये एक्सियल पोजीशन में, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन जो है वो इस तरह से लंबी खिंची हुई होती है, ठीक है, तो रिपल्शन ज्यादा होता है इसके में, और इसमें क्या है यहाँ, क्योंकि
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये फ्लोरीन। ये क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक्सटेंड हो जाएगा, खींच जाएगा इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पर रिपल्शन जो है क्या होती है, कम होती है। इस वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल पोजीशन पे आएंगे। ये ध्यान रख लेना हमेशा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो अब इसकी ये तो होगी ज्योमेट्री। शेप क्या होगी, देखो इसको छोड़ दो, बाकी ये चीजें हैं शेप। तो ये किस तरह से होगी, एक सीसा शेप हो गई। जैसे ये दोनों ऐसे हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को हम ऐसे कर दें, झूला होता है ना सीसा, क्लियर, तो वो बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप औरों के भी निकाल लेंगे, जैसे XeO3 का निकाल लें, बाकी आप अपने आप निकाल लेना। ठीक है, कितने चाहिए भाई, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 है हमारे पास। ठीक है, अब फर्क ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड बना देंगे और ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बस इतनी ही रहेगी, sp3 तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इस तरह से हो जाएगी, जीनोन, और 3 जगह क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, और एक हमारा क्या आ गया, लोन पेयर। तो ये एंगुलर शेप हो गई इस तरह से। ठीक है, एंगुलर या पिरामिडल भी बोलते हैं, पिरामिडल। तो इस तरह से आप सब जो हमने कंपाउंड्स बताए थे +6 +8 में जो एग्जिस्ट करते हैं उसके आप स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। वेस्पर थ्योरी से भी निकाल सकते हैं और साथ में आप कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हैं। नाउ प्रिपरेशन, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे इसको, ये हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब कैसे इनको प्रिपेयर करना है हमने, जैसे कि जीनोन प्लस F2, जीनोन जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, जीनोन फ्लोराइड बनाता है। अब यहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी फ्लोरीन की और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि डाइफ्लोराइड बनेगा, टेट्राफ्लोराइड बनेगा या हेक्साफ्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ जीनोन 1 मॉलिक्यूल्स F2 का है और यहाँ पर 673 केल्विन टेम्परेचर है। कितना है, 673 केल्विन टेम्परेचर है और प्रेशर है इसका 1 बार। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, जीनोन फ्लोराइड, XeF, जीनोन डाइफ्लोराइड। क्लियर, अगर यहाँ पर जीनोन और यहाँ फ्लोरीन है और टेम्परेचर इससे हाई है और प्रेशर भी हाई है और मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है, तो 873 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है और 7 बार प्रेशर है। ठीक है, तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर 3 फ्लोरीन अवेलेबल है और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम है लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, 573 केल्विन है, 60 to 70 बार प्रेशर है। इतना ज्यादा प्रेशर जब अप्लाई हो रहा है तो XeF6 जीनोन हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। तो सिर्फ ये कंडीशन याद करनी है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आप देख लेना कि उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड बना सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा जो हेक्साफ्लोराइड है ऑक्सीजन वाले से भी बन सकता है। XeF4 जो है, मतलब अगर XeF4 है उससे आप XeF6 भी बना सकते हो, XeF2 है उससे आप XeF4 बना सकते हैं, यानी कि जो लोअर फ्लोराइड्स हैं उनको से हम क्या है, हाइयर फ्लोराइड्स बना सकते हैं। ठीक है, XeF4 है O2F2, ये वो रिएक्शन लिख रही हूं मैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एग्जाम में बस सीधा क्या करते हैं कि ऐसे नहीं दिया था कि प्रिपरेशन लिखो या वो रिएक्शन दे दी जाएगी इस तरह से प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन करनी जरूरी है आपने, इनकी बस थोड़ी सी कंडीशंस ध्यान रख लेना हो। ये तो पता ही है फ्लोरीन। अब ये क्या है दिख रहा है साफ, ये फ्लोरीन एक से साथ आ जाएगा, XeF6 बन जाएगा और ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, हीटिंग करने पर 143 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इस तरह से हम बना सकते हैं जिनोन के फ्लोराइड्स। नाउ प्रॉपर्टीज, ये क्या होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। जिनोन फ्लोराइड्स जो हैं, ये बात कर रहे हैं हम, क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। लोअर जो फ्लोराइड्स होते हैं, लोअर फ्लोराइड्स को हीट करके हम क्या है, या हायर फ्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं, लोअर फ्लोराइड्स, और लोअर फ्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं, हायर फ्लोराइड्स, ठीक है, दोनों से हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम फ्लोराइड बना सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या होता है, दूसरे का क्या करेंगे वो ऑक्सीडेशन, खुद का क्या होगा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है वो वाला एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है H2 के साथ और क्या बनाएगा X। अब देखो यहां पर क्या बना सकता है, हाइड्रोजन जो है उसको क्या करना है, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, यानी कि ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, ऑक्सीडेशन करेगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा इसका, ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोजन जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा भाई, +1 में ही आएगा, है ना, लॉस करवाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, अगर हमने हाइड्रोजन को प्लस वाली स्टेट में लाना है तो किसके साथ आ जाएगा, फ्लोरीन के साथ, तो HF बन जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर? और क्या रह गया हमारा जीनोन। क्लियर? तो ऐसे भी आप रिएक्शन को सोच सकते हैं कैसे करनी है हमें। XeF4 है, H2 है, वही बनेगा HF, बस क्या है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 ले लेना, 4 बन, यहाँ पर क्या बन जाएंगे 4HF और Xe। ऐसे ही हेक्साफ्लोराइड जो है वो भी 3H2 6HF बन जाएगा और Xe। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। क्लियर? ऐसे ही इनकी रिएक्शन XeF2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इनके साथ रिएक्शन करें, क्या बनेगा भाई, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये तो कंबाइन नहीं होंगे भाई, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी नहीं कंबाइन होंगे, रह गया क्या नेगेटिव पॉजिटिव, यानी क्या बन गया HF बन जाएगा और X के साथ क्या आ जाएगा Cl। X अब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, है ना, तो XeCl2 बन जाएगा तो और HF बन जाएगा। कितने फ्लोरीन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 बना दो, ये 2 लगा दो, ठीक है। इस तरह से आप खुद भी कंपाउंड बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, और वहां पर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जैसे कि XeF2 की
हाइड्रोलिसिस करवाए। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। अब इसमें भी वैसे ही टुकड़े करके आप देख सकते हो कि क्या बन सकता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव Xe के साथ ही जा सकता है, ठीक है। या ये जो हाइड्रोजन है ये फ्लोरीन के साथ ही जा सकता है, तो क्या बनेगा HF बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। उसके अलावा जीनोन सेपरेट आउट हो जाता है और ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है। तो 2 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कर लेना इसको भी, क्लियर। तो ये है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और हम कर सकते हैं इसमें ऑक्सीफ्लोराइड्स कर लेते हैं थोड़े से। ऑक्सीफ्लोराइड मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जीनोन जैसे O2F2, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ, ठीक है। तो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि जीनोन टेट्राफ्लोराइड है XeF4, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तभी तो बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा XeOF2, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड बन गया ये, ठीक है। फिर XeF6 है, इसके साथ कर दो वाटर की हाइड्रोलिसिस, XeOF4 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके साथ और भी निकलेगा ना, क्या बच गया भाई, हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 फ्लोरीन थे, 2 गए हैं तो 2 बच के 2 हाइड्रोजन, 2HF बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कितने 4 चले गए, 2HF, ठीक है। XeF6 वाटर अगर हम ज्यादा ले लें वाटर मॉलिक्यूल्स तो XeO2F2 बन जाएगा, और क्या बच गया HF, कितने बच गए 4, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीफ्लोराइड्स को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर भी आप कौन से हाइब्रिडाइजेशन मेथड से इजीली आप निकाल सकते हैं, वो आप सारे स्ट्रक्चर कर लेना, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बना के देखें, नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि फिर मैं आगे करवा दूंगी आपको। बाकी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप इसकी किसी की भी जो है शेप डिटरमाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो इसके बाद हम देखते हैं इनके यूजेस, इनर्ट गैसेस के क्या यूजेस हैं। यूजेस, हीलियम, हीलियम कैसे देखो, हीलियम बैलून्स में फिल करके यूज की जाती है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वैसे तो हैवी है हीलियम, लेकिन फिर भी हीलियम को यूज करते हैं क्योंकि ये नॉन इनफ्लेमेबल है, ठीक है, फ्लेम को कैच नहीं करती है, इसलिए इसको यूज करते हैं इन बैलून, ठीक है। और कहां पर यूज करते हैं, हीलियम जो है वो जो ब्लड में है वो सोल्यूबल नहीं होती, उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी इसका यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, क्योंकि कम सोल्यूबल होती है ब्लड के अंदर। इसके अलावा NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, MSc में आपके आएगी डिटेल में, तो NMR, MRI इनके लिए यूज की जाती है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम का मिक्सचर जो है वो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में, जैसे कि मान लो अस्थमा है, अस्थमा में मतलब क्या सांस की वो होती है, तो वहां पर इसको यूज किया जाता है, क्योंकि हीलियम जो है वो ब्लड में सोल्यूबल नहीं होता है, तो ऑक्सीजन को उसमें सोल्यूबल करके सोल्यूबिलिटी के साथ उसको प्रोवाइड किया सकता है, उसकी ट्रीटमेंट में, अस्थमा की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है, क्लियर। तो इस तरह से जो है हीलियम के ये हो गए यूजेस। उसके बाद देखते हैं नियोन के। नियोन जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह बनाई जाती है, डिस्चार्ज ट्यूब जो होती हैं हम यूज करते हैं, जैसे कि हम आपने 11th के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है किए गए थे, तो उस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब बनाने के लिए जो है नियोन का यूज किया जाता है। आर्गन जो है वो वेल्डिंग में इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, तो वहां पर यूज किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिप्टॉन है वो इलेक्ट्रिक जो ट्यूब्स होती हैं
ठीक है, वहां यूज किया जाता है। एक दो मतलब मेन जो है वो आप याद कर सकते हैं। जीनोन जो है उसके जो आपने देख लिया है कंपाउंड है ना, जीनोन लैंप भी होता है। जीनोन को जो हाई स्पीड फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी आजकल हाई स्पीड फोटोग्राफी यूज होती है ना, तो वहां पर जीनोन के जो है कंपाउंड्स ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है राडान। राडान जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, आपको पता है। तो रेडियो एक्टिविटी में जो है रेडियो एक्टिव हम न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिविटी जो होती है वहां पर यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो है कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। इस तरह से ये हो गए इनके यूजेस। एक दो मतलब यूजेस आप लिख सकते हैं, मतलब पता होना चाहिए हमें कहाँ पर ये इनका यूज कर रहे हैं हम, क्लियर। तो इसके साथ ही हमारी यूनिट हो गई है कंप्लीट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं कौन सी करेंगे, और इसके बाद आज आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करके रिवाइज कर लीजिए। कल मैं आपको एक टेस्ट दे दूंगी, वो आपको टेस्ट करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैम नहीं देख रहे हैं तो हम ऐसे करें, ठीक है, ताकि आप अपने आप को इवेलुएट कर सकें कि आपको कितना गेन हुआ है। इसके लिए होता है सिर्फ टेस्ट, ठीक है। आपको समझ आ गया, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाता है, क्योंकि हमें आता सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखना है, कितना सफिशिएंट है, क्या कितने लिखने से हमें उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, वो नहीं आता है। उसकी वजह से कई बच्चों के मार्क्स कम रह जाते हैं। तो वो कैसे आएगा, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इसीलिए हर यूनिट के बाद मैं आपको एक टेस्ट देती हूँ, ठीक है। तो इसका टेस्ट मिलेगा आपको कल, तो वो आप फिर करेंगे, क्लियर। तो इसके अलावा एक बात मैं आपसे कह रही थी कि आप जो है इस चैनल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों का भी जो है बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें और शेयर भी कर दें। जय हिंद।